अपनी बात कह रही हूँ। आज का जो विषय है मेरा, या हमारे इस वेबिनार का, उसकी उसका विषय है भूखमरी, अन्न की बर्बादी और उसका निदान। मैं कहना चाहूँगी आपसे कि जीवन जीवन है तो भूख है, और भूख है तो जीवन है। मनुष्य की जीवन की जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें रोटी सबसे अहम है। बगैर रोटी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि कैसे बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्या बहुत व्यापक होती जा रही है। अन्न की बर्बादी और भुखमरी दोनों एक साथ। उत्पादन ज़्यादा होता है और बावजूद करोड़ों लोग भूखे रहते हैं। तो इस विषय पे हम आज बात करेंगे और अपनी बात कहना चाहेंगे। हमारे जो युवा साथी जुड़े हैं और तमाम लोग जो जुड़े हैं, इस विषय पर अपनी बात भी रखेंगे। मैं अपनी बात शुरू करूँ, इसके पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रसिद्ध रचना है भिक्षुक, मैं उसे उसे उद्धृत करना चाहूँगी आपके सामने। भूख पर उन्होंने लिखा, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता। साथ दो बच्चे भी हैं, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वो मलते पेट को चलते, बाएं से वो मलते पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने को है बढ़ाए, वह आता दो टूक कलेजे करता पछताता। कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं आपके सामने, बड़ा ही मार्मिक है। व्यक्ति भोजन के लिए क्या-क्या नहीं करता है, बल्कि मैं कहूँ कि सबसे अहम है, और उसके बाद ही वो सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। ये जीवन में रंग भी भरता है, जीवन में जीने की लालसा भी देता है, और जीवन को जीना भी सिखाता है। पर साथ में कैसे हम भोजन से चलते-चलते कहाँ आ गए हैं, कहाँ खड़ा हो गए हैं, यह विचारणीय है। दोस्तों, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। पता नहीं हमने क्या-क्या प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हमारी पहचान है। हम बिल्कुल अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और कई-कई अनगिनत उपलब्धियां हैं। विज्ञान में, संस्कृति में, समाज में, हर क्षेत्र में हमने बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। एक और रोज बरोज देश में अरबपति, करोड़पति की संख्या बढ़ रही है। पर साथ में जो एक बड़ी समस्या आती जा रही है, वो भूखमरी की समस्या। ये बहुत बड़ी विडंबना है, आश्चर्यजनक विडंबना। मैं अपनी बात पूरा बढ़ाऊं उसके पहले मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी आप लोगों के सामने। वर्ष 1917 के नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि देश में 19 करोड़ लोग हर रोज रात में भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। 19 करोड़ लोग। हमारे यहाँ जो खाद्य उत्पाद का 40% बर्बाद होता है। एक तरफ 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ जो हम उत्पादन करते हैं उसका बर्बाद होता है। और इसके बाद बताना, एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 12.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। इसमें परिवारों समारोहों में होने वाली बर्बादी के साथ साथ रिटेल और फूड सर्विसेज में होने वाली बर्बादी भी शामिल है। हर स्तर पे, घर में, समारोह में, होटल में, हर स्तर पे बर्बादी होती है। और एक यूएनईपी की सूचना के अनुसार, जो उसने बताया है, उसका एक जो आया है ये आंकड़ा, उसके अनुसार फूड सर्विसेज में होने वाली जो हमारी बर्बादी है, वो
3.78% है। अ, और शादी समारोह में 6.78%, ऐसे ही खुदरा दुकानदार में भी। कहा जाता है कि एक आंकड़े के अनुसार भारतीय घरों में प्रत्येक व्यक्ति सालाना 50 किलो भोजन बर्बाद कर देता है, जो कि देश भर में कुल 92,000 करोड़ रुपए के बराबर है प्रतिवर्ष। अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। भोजन की बर्बादी और भुखमरी की समस्या भारत में नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 83 करोड़ है। वर्ष 21 की बात मैं करूं, अभी हाल 83 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोते हैं। इतना नहीं, दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोगों को बेहतर अस्वास्थ्यकर भोजन मिलता है। भुखमरी की समस्या तब ज्यादा बड़ी और विडंबनापूर्ण हो जाती है जब विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनाज की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर भोजन की बर्बादी हो रही है, कच्चे पके हर स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के एक रिपोर्ट के अनुसार भोजन के मामले में चीन जहां प्रथम स्थान पर है, उसके द्वारा सालाना 6.87 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है, तो भारत का स्थान द्वितीय है। पूरे विश्व में भोजन की बर्बादी की स्थिति है और इसका असर भोजन की बर्बादी जहां एक तरफ लोगों को भूखे पेट सोने पर मजबूर करता है, तो वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण के लिए घातक है। हम जमीनों का उपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन में, और उस अनाज का दुरुपयोग हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो एक तरफ भूमि बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ लोग भूखे सो रहे हैं। साथ ही इसके कारण मीथेन और अन्य गैसेस उत्पन्न होते हैं, जो हमारे पर्यावरण के अशुद्धिकरण का बहुत बड़ा कारण है। और जो ये सारे मतलब आपको बता रहे एक इसका भी एक याद है कि जो इसका सीधे नकारात्मक असर हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है, हमारे जीने के तौर तरीकों पर पड़ रहा है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है सतत एग्री फूड सिस्टम, सभी को भोजन मिले। यह एक यूएनडीपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसके तहत उसने कहा है कि 2030 तक हर भोजन की बर्बादी को आधा करना है। तो उसके अनुसार खाद्य सुरक्षा और पोषण को सुनिश्चित होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा। अगर भोजन की बर्बादी हम रोकेंगे तो ये सिर्फ भूख तो मिटेगी, साथ में पर्यावरण का बचाव होगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है। साथ में जो पर्यावरण प्रदूषण होता है और जलवायु और खाद्य संकट जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का, जो कहीं बाढ़ आ जा रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, उसमें भी 10% हिस्सा है आपका इस भोजन की बर्बादी और उससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का। तो इन सारे विषयों पे हमको सोचने और बात करने की जरूरत है। पर हम अब भारत के संदर्भ में फिर से आ रही हूँ कि भारत क्या करता है। भारत में जो भोजन की बर्बादी होती है, इसके कई वजह हैं। हमारे जीने के तौर तरीके, हमारा बदलता जीने का अंदाज, स्वरूप, सब कुछ, हमारी जो संस्कृति है, उसमें अन्न के, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में अन्न के एक एक दाने का महत्व कहा गया था। ये कहा गया था कि मरने के बाद भगवान आपकी पलकों से वो जो आपने नमक बर्बाद किया है, वो एक हमारे यहाँ दादी नानी कहानियां कहा करती थी कि आपको आपके पलकों से वो नमक के दाने उठवाएंगी। मतलब एक तरह से कहा जाता था कि नमक का एक एक दाना, भोजन का एक एक कण हमारे जीवन के लिए अहम है, इसलिए बर्बाद मत करो। बावजूद इसके मैं सबसे पहले हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं। भारत के लोग जो है उत्सव मनाते हैं बहुत ज्यादा, शादी ब्याह, जन्म समारोह, कथा, पूजन, गृह प्रवेश, अनगिनत। हर व्यक्ति साल में 3-4 समारोहों में जाता है और ऐसे जगहों पर लोगों से मिलना जुलना सारी चीजें तो होती हैं, पर एक चीज जो बहुत बड़ा, उसका एक सहभोज का कार्यक्रम भी बहुत बड़ा होता है और उसी सहभोज में अन्न की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। हम लोग जो पहले बैठा कर खिलाने की परंपरा थी,
बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्रेम मिलता था। पूछ-पूछ के और लीजिए भाई और लीजिए थोड़ा-सा करके पंगत में सब बैठते थे और वो चलता था। पर इसका वो परंपरा धीरे-धीरे खत्म होती गई और अभी जो होता है वो बूफे सिस्टम है। इसमें हम प्लेट में एक साथ बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। जनरली सब लगभग लोग करते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और आधा खाते हैं और आधा डस्टबिन में डालते हैं। इसके साथ एक और नया जो चलन आया है, खाने के पहले स्टार्टर वाली परंपरा चली है। तो स्टार्टर के थ्रू हम भोजन के पहले ही हमारी पेट भर जाती है और जब हम भोजन करने जाते हैं तो वो बर्बाद होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हर घर में दिखावे को लेकर करें हम या अपने आप को आधुनिक दिखाने में या संपन्न दिखाने के लिए, पर जो हमारी अच्छी परंपराएँ थी, हम सब छोड़ते जा रहे हैं और उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जो कि वास्तव में हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा भी नहीं था, पर हम उसको गले लगाते जा रहे हैं और अपनी बेहतरीन चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं। तो अन्न की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है ये। दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँगी, हमारे घरों में हम भोजन बनाते हैं, उतना बना लेंगे जितनी ज़रूरत नहीं है, फलतः वो बर्बाद होता है। रेस्टोरेंट में, होटल में, अन्य तमाम जगहों पर हम जहाँ भी जाते हैं, यही प्रक्रिया लगातार चलता है। तो इससे होता क्या है कि जैसे हम होटलों में जाते हैं, हम एक हमारे अंदर बड़ा ही दिखावे की प्रवृत्ति घर करती जा रही है, जो आधुनिक नौ-धनाढ्य लोग हैं उनके अंदर। हम होटलों में ऑर्डर ज़्यादा करते हैं, खाते कम हैं और प्लेट में छोड़ते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। तो इसके कारण भी लाखों टन भोजन बर्बाद होता है। तो ये अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से हर रोज़ हम भोजन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ भूमि के में अन्न उपजने से लेकर हमारे घरों, दुकानों तक आने आने के तक उचित प्रबंधन न होने के कारण भी अन्न अलग-अलग तरीकों से बर्बाद हो रहे हैं। जीवों के चूहों या अन्य जीवों के द्वारा खा करके या फिर बरसात में लाखों टन हम सुनते हैं अक्सर अनाज सड़ जाते हैं बोरे के बोरे। एक तरफ तो लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे से रहे, दूसरी तरफ लाखों टन अन्न बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएँ जो हैं ये अन्न की बर्बादी का रास्ता बनता जा रहा है। गौरतलब है कि ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्न के प्रति उपरोक्त तमाम असंवेदनशीलता के कारण ही हमारे यहाँ खाद्य उत्पाद का 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। वहीं करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। इस सरकार भी ऐसा नहीं कि सरकार सोच नहीं रही है, सरकार कुछ-कुछ सोचना शुरू किया है उसने और इसी त्रासदी को रोकने के लिए जो एफएसएसएआई एक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक संस्था है। आप लोगों ने हम सब जानते हैं उसको कि वो खाद्य भोजन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उस पर विचार करती है कि वो गुणात्मक हो, सही तरीके से बने, लोगों तक पहुँचे। तो उसने एक कार्यक्रम चलाया वो 2017 में, सेफ फूड शेयर फूड, जॉय फूड। मतलब हम भोजन को सेव करें, लोगों के बीच बाँटें और आनंद लें। तो इसके तहत उसने एनजीओ को भी जोड़ा और अदर धार्मिक संस्थानों से भी इसकी अपील की कि आप सब समाज में जो भोजन की बर्बादी होती है उसको जागरूकता फैलाएं। इसके लिए उन्होंने अलग-अलग विभागों, अलग-अलग से समझने हुए कोलैबोरेशन किया, लोगों को जोड़ने की पहल की है, ताकि जो भोजन बर्बाद हो रहा है, वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। जैसे आप लोगों ने भी कोरोना काल में एक बड़ा ही प्रसिद्ध रोटी बैंक का नाम सुना होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी संस्थाएँ हैं। तो रोटी बैंक करता क्या, वो खुद बनाता सब लोग उसमें शेयर करते हैं, दो देते हैं और वो लोग दूसरे भूखे लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे चलने की ज़रूरत है, ताकि वो जो भूखे लोग हैं, उन तक भोजन पहुँच सके। इसके अलावा जो संस्था है एफएसएसएआई, इसने अलग-अलग प्रतिष्ठानों और कारोबारों में भोजन की बर्बादी को रोकने और भोजन को दान करने को प्रोत्साहित करने के लिए नियम भी बनाया है। ये भारत सरकार की योजना है। खाद्य कारोबार करने वाले लोगों के लिए जैसे होटल है या अन्य संस्था,
इनके लिए भी इन नियमों को मानना अब अनिवार्य हो गया है। 2020 से इसे अमल में लाने की शुरुआत हुई है। तो ये जो सारी योजनाएँ हैं, ये जितनी भी योजनाएँ हम बात कर रहे हैं, तो ये तभी सफल होंगी जब हम आप तमाम लोग इसके प्रति दिल से जुड़े। क्योंकि हम एक-एक दाने पर विचार करें जो हम फेंक रहे हैं, हम जित उतना ही भोजन लें जितना हमको करना है, अन्यथा न लें। और अगर बच रहा है खाना तो उन उचित हाथों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये हम हमारा आपका सबका कर्तव्य है। एक अभी हाल में आप लोगों ने सबने सुना होगा जो हमारे खाद्य वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, उन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक पाठ जोड़ा जाए। बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है। क्योंकि हम वही करते हैं जो बचपन से सीखते, जानते, समझते और सुनते हैं। बड़ा अफ़सोस की बात है कि जो अभी की पीढ़ी है, उन जाने-अनजाने अ, वो इन बातों से दूर हुई है। पढ़ाई ज़रूरी है, जीवन में की सफलता ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। लेकिन साथ में हमारी अ, हम क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ करने से किसको हानि हो रही है या किसको लाभ पहुँच रहा है, इस पर विचार भी बहुत ज़रूरी है। मेरी इच्छा, मेरी मर्ज़ी जैसे जो शब्द हैं, इससे इसको थोड़ा परे हटाकर सोचना होगा कि जो मेरी इच्छा है, इस इच्छा से दूसरे को कितना मिल रहा है, कितने फ़ायदे हो रहे हैं। क्योंकि मेरी इच्छा मेरे हमने होटल से में इतना खाना मँगा लिया, सही है। लेकिन उस होटल से वो हमने खाना जो खाया, उसको हमने कितना उपयोग किया और कितना फेंका, विचार तो करना पड़ेगा। हम शादी समारोह में अनगिनत खाना बना लिए, मतलब सैकड़ों व्यंजन रहते हैं, पर सोचना ये भी पड़ेगा कि उन तमाम व्यंजनों को हम क्यों बना रहे हैं? उसका क्या प्रतिफल है? वो हमने किसके हिस्से को तो कहीं हम मार नहीं रहे हैं, किसी के भूखे पेट के हिस्से को तो हम नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पैसा हमारा है, लेकिन अंततः पैसा समाज का है। हमारे हमारी सारी चीज़ें, ये बातें बड़ी लग सकती है पर है सब कुछ यही फैक्ट है कि हम जो भी हैं, हम इस समाज के हिस्सा हैं और हमारा सारा कमाया हुआ चीज़, हमारी सारी उपलब्धियाँ, हमारी सारी खूबियाँ हमारे इसी समाज और इसी समाज की बदौलत है, तो हमारे इसके प्रति कर्तव्य भी है। तो ये पाठ को जोड़ने की बात है। पाठ में अगर जोड़ा जाएगा, तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। बच्चे इसको पढ़ेंगे, उनके अंदर ये आएगा कि कैसे फिर उनको आगे बढ़ के इन चीज़ों को से बचाना है, भोजन को सही तरीके से। एक और भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, कम खाओ, हेल्दी खाओ। बड़ा थोड़ा अजीब लगेगा, भई हम कम क्यों खाएँ? पर वास्तव में हमारे ऋषि-मुनि भी कहे हैं। हमारे बड़े-बड़े योग गुरु भी यही कहते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन करें, हिसाब से भोजन करें। तो ये भी हमारी उस दिशा में एक बेहतर कदम होगा। भोजन की बर्बादी के रोकने के लिए उपरोक्त ये सारे कदम होंगे और उसके खाद्यान्न के उत्पादन, सप्लाई, रख-रखाव से लेकर विभिन्न स्तरों पर होने वाले बर्बादी का जो चेन है, उस चेन को तोड़ना होगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और आंकड़ा है कि हमारे 8 अरब आबादी के है हमारे यहाँ और भोजन का उत्पादन होता है 12 अ, अरब आबादी के लिए। शेष बावजूद इसके कई करोड़ आबादी भूखे रहती है। यानी हम 4 जो एक्स्ट्रा भोजन बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो तमाम बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये बर्बादी हमारे, आपके और हम सबके थ्रू हो रहा है। तो इस पे विचार करने की थोड़ा ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा कि सतत विकास 2030 का जो एजेंडा में भी इसको शामिल किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विषय और विश्व के अनगिनत सारे देशों को इस पे के द्वारा इस पे विचार किया जा रहा है।
तो अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए कुछ निदान के लिए भी मैंने बात कही है। मैंने मेरे दिमाग में जो बातें आई हैं, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले मेरा जो उसमें सुझाव है, अन्न के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। मतलब अन्न जो भोजन जो है, या हमको याद करना होगा अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी माँ को, कि भोजन करने से पहले वो आचमन करते थे थाली के चारों तरफ और फिर प्रणाम करके भोजन करते थे। तो ये एक अन्न के प्रति श्रद्धा हुआ, क्योंकि अन्न से ही जीवन है। हमको ये भी याद करना होगा कि हमारा जो चौका घर होता था, चप्पल उतार करके हम उसमें जाते थे और बड़ा ही बड़ा ही लगता था कि श्रद्धा के भाव से वहाँ सब कुछ होता था। तुलसी दल और तमाम चीज़ें डाली जाती थी और फिर जो अलग से जो बनने के बाद अलग से भोजन पहले निकाल दिया जाता था, ताकि वो दूसरे जीव-जंतुओं को दिया जा सके और अन्य जगहों पर। तो हमको अन्न के प्रति उतनी ही संवेदना होगा, मन में हो रखनी पड़ेगी। हम वही उतना ही बनाएँ, उतना ही उपयोग करें जितनी ज़रूरत है। दूसरा है, भारतीय संस्कृति को पुनः आत्मसात करना होगा। मैं फिर से उसे वही ज़िक्र करना चाहूँगी कि जो जैसे कि हम समारोह हमारे जीवन में आनंद भरता है, हमारे जीवन में रंग भरता है और भोज भी वही उसी का एक हिस्सा है। तो क्यों ना हम उसी उसी दिशा में लौटें जो हमें उसी आनंद का संचार करता था। बैठा के खिलाने की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। पुनः से आग्रह करके बैठा करके पत्तल के में दे करके कि भाई भैया दीदी बहन जो भी हो और लीजिए। पर इसके माध्यम से होगा क्या कि उतना ही लेंगे जितना की जरूरत है, न कि प्लेट में बहुत ज्यादा डाल लेंगे। तो फिर वो डस्टबिन में जाने से भोजन बचेगा। याद रखना, आप अक्सर जाते होंगे, आजकल तो घरों में शादियां होती भी नहीं है, होटलों में होती हैं और हर 10 मिनट पर उस डस्टबिन के बड़े-बड़े डब्बे को फेंकना, पलटना पड़ता है। हम सब देखते हैं इस चीज़ को, तो उससे हम बचेंगे। और दूसरी बात है जो मेरे ये में है, हर स्तर पे उतना ही भोजन बने जितनी आवश्यकता है, इसका ज़िक्र मैंने कर दिया। बच बचे भोजन को ज़रूरतमंद लोगों के बीच बाँटने की परंपरा। हम जो जो भोजन बनाते हैं, अगर बचता है बड़े-बड़े समारोहों में, तो उसको हम ज़रूरतमंद जो हमारे भाई-बंध हैं, हमारे जो लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे वैसे लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है इस चीज़ को करने में, हमको उन तक पहुँचाना होगा ये, कि आप पहले से एक सिस्टम डेवलप करना होगा कि कब क्या करना है हमें। इसके लिए पूरा तो जब जहाँ पे ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं, हमको जाकर के बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो एक आदत में शुमार करना होगा, इसको आदत में डालना होगा। दूसरा है एक और मेरा ये है, खेत, घर, बाज़ार हर जगह पर सुरक्षा का ध्यान। अन्न उत्पादन ज़मीन में हो रहा है, वहाँ पर भी अन्न की बर्बादी ना हो, ये देखना होगा। दूसरा, घरों में हम सही तरीके से रखें, बाज़ार से जो हमारा अन्न जा जा रहा है जहाँ पर, उसके लिए एक उचित प्रबंधन की ज़रूरत, ताकि वो हम अनाज सड़े-गले ना, अनाज को चूहे या अन्य चीज़ ना खाएँ और साथ ही वो बर्बाद ना हो, इस पे ध्यान देना होगा और हर जगह पे प्रॉपर सुरक्षा का एक ध्यान देना होगा। बाजार में भी, दुकानों में, घरों में, हर स्तर पे। जो होटलों, रेस्टोरेंट आदि में जो भोजन बनते हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वो उनको एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट इसको सरकार चलाए, साथ में सरकारी संस्थाएँ, अ, धार्मिक संस्थाएँ इस पे एक जुड़कर एक कड़ी बनाएँ और इस पर अवेयर करें लोगों को, ताकि जो भोजन वो बना रहे हैं, जो भी बर्बाद ना हो, बर्बाद होने से पहले वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए। और इन तमाम बातों के अलावा मैं ये कहना चाहूँगी फिर से कि भोजन हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो कहा जा सकता है कि भोजन को बर्बाद होने से बचाना यानी मानवता को बचाना। अ,
आप मैं अपनी बात को इतना कह रही हूँ कि समाप्त कर रही हूँ इस बात पे कि भोजन को बचाना मतलब मानवता को बचाना। अगर हमसे कोई इससे जुड़े कुछ प्रश्न हो, कुछ हो तो बात करें। हम चाहेंगे कि आप सब भी इसमें हिस्सेदारी लें, अपनी बात कहें और फिर हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद मैडम। अन्न की बर्बादी पर एक बहुत रोचक कहानी है चीन की। जब माओ से तुंग ने चीन में 1959 में साम्यवादी व्यवस्था को हासिल किया तो उस साल चीन में 2 लाख लोग भूखमरी से मर गए। माओ से तुंग ने जी, अपने जी। कृषि वैज्ञानिकों से पूछा कि भाई कहे क्यों मरे लोग भूखे। तो लोगों ने बताया कि हम लोग अन्न तो पैदा किए लेकिन चूहा ने खेत में और बगेरी ने जो हुँ, बीज हुँ। बोया उसको खा के अन्न का उत्पादन घटा दिया। तो माओ से तुंग ने एक फरमान जारी कर दिया कि चीन से चूहों का उन्मूलन कर दिया जाए और बगेरियों को मार दिया जाए। कि जब खेत में बीज बोया जाएगा और बीज का अंकुरण होगा तो उसको बगेरी खा जाते हैं, तो वो नहीं खाएगा तो अधिक पौधा होगा और अधिक उत्पादन होगा। और खेत में जब अन्न उपज जाता है और गोदाम में तो जब चूहा उसको बर्बाद करता है तो चूहों को मार दिया जाए तो वो बर्बादी नहीं होगी। और इसके लिए माओ से तुंग ने वहाँ के स्कूल के पाठ्यक्रम में 100 नंबर का एक सिलेबस में डाल दिया अपना विषय के अतिरिक्त कि जो बच्चा 60 चूहा मरा हुआ चूहा परीक्षा के अंत में जमा करेगा उसी को 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने दी जाएगी और जो 60 बगेरी और 60 चूहा लाएगा वही परीक्षा पास करेगा। फल यह हुआ कि सारे चीन के गार्जियन अपने बच्चों को पास कराने के लिए खेतों में खलिहानों में घूमना शुरू किए और चूहा को मारना शुरू किए, बगेरी को मारना शुरू किए, मार दिए सबको। अगले साल जब फसल बोया गया तो बहुत लहलहाता हुआ फसल आया लेकिन उसके दाना की मात्रा उसमें घट गई, उसमें वजन घट गया तो फिर लोग भूखमरी से मरे। तो माओ से ने पूछा कि अब तो चूहा मर गया, बगेरी मर गया, अब क्यों मरे। तो कहा कि सर चूहा और बगेरी तो मर गए लेकिन फसल को स्वस्थ रखने में चूहा सिर्फ अनाज नहीं खाता है, ऐसे कीड़ों मकोड़ों को खाता है जो फसल को स्वस्थ रखता है। बगेरी भी सिर्फ जी, अंकुरित जी। बीज को नहीं खाता है, ऐसे कीड़ों मकोड़ों को खाता है जो फसल को स्वस्थ रखता है। तो चूहा और बगेरी नहीं रहे इसलिए पेड़ में अन्न तो आया लेकिन अन्न बीमार हो गया। वैसे कीड़े लग गए जिसको चूहा ने नहीं खाया, बगेरी ने नहीं खाया, इसलिए वजन घट गया और लोग मर गए। तो तुरंत चीन में माओ से तुंग ने 1961 में एक नया कानून लगाया कि तुरंत चूहों को मारने और बगेरियों को मारने का कानून वापस हो ताकि पर्यावरण असंतुलन न हो। और इसमें और भी बहुत चीज हुआ। जब बगेरी और चूहा मर गए तो सांप काटने की प्रवृत्ति और सांप से मरने वालों की संख्या 100 गुनी बढ़ गई क्योंकि चूहा जो है वह सांप का भोजन है और चूहा के द्वारा बनाया हुआ जी, जी। बिल में सांप रहता है। अब चूहा नहीं था इसलिए हुँ, सांप हुँ। को रहने का जगह नहीं मिला और उसके बिल में न जाने का जगह मिला न उसके बिल में चूहा के बच्चों को खाने का मौका मिला तो सांप भूखा हो गया। भूखा हो गया तो वो सतह पर सड़क पर रास्ते में दौड़ना शुरू किया। लोग उसे छेड़ना शुरू किए तो सांप ने काटना शुरू किया। और सांप की एक प्रवृत्ति होती है कि वह बहुत ठंडा और बहुत गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह जमीन से 3 फीट नीचे मिट्टी का जो तापक्रम होता है वही तापक्रम उसके लिए अनुकूल होता है जो चूहा के द्वारा बनाए हुए बिल में उसको मिलता है। इसलिए तापक्रम के जी, अनुसार भी जी। वह बेचैन हो गया और लोगों में स्नेक बाइट बढ़ गया और उसे मरने वाले की संख्या बढ़ गई। तो खैर यह तो चीन की कहानी है लेकिन उस पर माओ से तुंग ने एक 4 कमांडेंट्स बनाया। नेट पर देखिएगा तो आप लोगों को मिलेगा इस कहानी का पूरा विवरण। और फिर उसको वापस किया सब जी, जी, कानूनों देखे को हैं सर, और पढ़े फिर हैं इस संतुष्ट कहानी हुआ। को हम। जी, जी। संगीता जी ने जिन और हम लोग का ध्यान आकृष्ट किया है
वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लावे तो हम बहुत बड़ा सामाजिक काम कर सकते हैं। हमारा यह वेबिनार ओपन है, यदि किसी पार्टिसिपेंट के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो संगीता जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपना हाथ उठाएंगे, अपना हाथ उठाएंगे या हाथ का जो सिंबल है देंगे, हम उनको बुलाएंगे। हाँ आइए, एनवाईके से आपका नाम नहीं मिल रहा है, आप आइए, अपना नाम बोलिए और पता बोलिए। माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑफ है जी मिस्टर। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या आपका मेरा नाम नाम बोलिए। राहुल हुआ। मेरा नाम हाँ, राहुल हुआ मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएचआई का रिपोर्ट आप जब कहाँ हम से लोग एक बोल बार रहे हैं? अध्ययन करते हैं। सर कहाँ मैं से बोल रहे प्रयत्ना हैं? का सर मैं एनवाईके का मुसहरी बरकत का एनवाईबी हूँ और प्रयत्ना में सर वॉलेंटियर हूँ। राहुल नाम अच्छा हुआ मेरा। अच्छा। वाह, वेरी जी जी। गुड, अब बोलिए। सर मैम, जब हम जीएचआई की एक रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें टोटल 121 देश का अध्ययन है। उसमें भारत का स्थान 107वां है, जबकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान चल रहा है, जिसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। इसमें समाज, सरकार और सिस्टम में कहाँ पे गड़बड़ी है कि इतनी बड़ी परियोजना चलने के बावजूद भी जीएचआई की जो इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसमें भारत का रैंक 107वां है। थोड़ा इस पे ध्यान आकर्षण करें। देखिए, रिपोर्ट जो हंगर रिपोर्ट में आता है बहुत नीचे हैं हम लोग। तो इसका कारण फिर वही कहने की भोजन में हम जो अनाज का उत्पादन में हम बहुत आगे जा चुके हैं, निर्यात करते हैं, हम सब जानते हैं, और साल दर साल हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका वही प्रॉपर एक जो मैनेजमेंट की कमी है हमारे यहाँ। आप लोगों ने देखा होगा जो जैसे एक बड़ा अच्छा योजना चला कोरोना काल में कि हर घर अनाज की जो वितरण हुआ, अभी तक चल रहा है। तो उस किस्म की चीजों को करने की जरूरत है कि अगर सरकार में जो एक निश्चित अनुपात में सरकार अनाज खरीदती है, तो इसका कारण हो जाके जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके वो। तो इस योजना को मतलब जो हंगर रिपोर्ट है, हंगर रिपोर्ट देखिए कुछ एक तो लोगों तक जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचे, भूखों तक, जो पता है सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, और इसकी कार्रवाई भी हो रही है। और मैं रिपोर्ट्स पर के आधार पर एक और बात मैं कहना चाहूंगी, शायद बहुतों को ये नहीं लगे कि ये रिपोर्ट्स बड़ा ये मतलब थोड़ा कुछ खास मुद्दे ये को लेकर के होते हैं। इसको इसको हमको नकारात्मक में डालना है तो डाल दो, और कुछ जिसको कुछ खास लोगों को ये ऐसा हमको लगता है, और कुछ खास देशों को पॉजिटिव में डालना है तो उसको डाल दो, ऐसा होता है। पर हमको अपने आप पर ध्यान देना है कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी हो, व्यक्ति के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, और कि वो भूखों तक अनाज पहुंचे, जो भी जरूरतमंद हो। अभी अभी तो शुरुआत हुई है कोरोना काल से, मैं देख रही हूँ, और मैंने बहुत लोगों से गांव स्तर पे बात की है इस संबंध में कि आपको कोई दिक्कत हुआ क्या खाना वाना को लेकर कोरोना। सबने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भोजन को लेकर के। मैंने ऐसा मेरा अनुभव है, हो सकता है कुछ का अनुभव अलग हो, ऐसा मेरा अनुभव है। और जी थैंक यू। बोलिए और। इसके बाद मैडम, हाँ हाँ हाँ, प्लीज। और जी जी। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो आवे। डॉक्टर नूतन, डॉक्टर नूतन, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप आवे। Pranam हाँ sir. जरूर। Pranam and thanks sir for providing me the opportunity to ask something. Sir, जिज्ञासा तो बहुत है, लेकिन मैम ने बहुत अच्छे से बताया, इसलिए जिज्ञासा ऐसे शांत हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि सर जनरली शादियां जो होती हैं तो उस समय लगभग मतलब जिसे कहते हैं लगन चलता है, शादी का सीजन चलता है, मतलब बड़े पैमाने पे जैसे। तो सर उस समय ऐसा नहीं किया जा सकता है कि अगल बगल के जो फूड स्टॉल होते हैं, चाहे जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, बड़े पैमाने पे बनते हैं फूड, तो उसी टोकन सिस्टम में कूपन सिस्टम की तरह से, जैसे मान लीजिए किसी को 300 लोगों की चाहिए तो 300 ही आए, किसी को 500 चाहिए तो 500 ही आए। ऐसा ना हो कि मतलब किसी को 100 चाहिए वो 1000 मंगा करके वेस्ट कर रहा है। तो कुछ उस समय अगर मैकेनिज्म ऐसा किया जाए तो फूड वेस्ट जो है वो
उससे मतलब राहत मिल सकेगी। और जहाँ जरूरतमंद है, जहाँ अनाथालय है, जहाँ हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उनको खाने पीने का पता नहीं चलता है कहाँ से ले जाए, परेशान रहते हैं अपने घर वाले की वजह से, तो वहां पर वो मतलब पहुंचाने की बात की जाए एनजीओ की तरफ से। बहुत बढ़िया विचार है आपका। ये तो होना ही चाहिए। वही तो मैंने बात भी करी है कि वो एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए कि हमको कितना ये करना है, और अगर हम बना रहे हैं तो फिर उतना अन्य जगहों पर ये कर दें। आप यही कहना चाह रही हैं ना? मैम यस मैम, दूसरी जगह आपका डिस्ट्रीब्यूट माइक, कर दे जहाँ हाँ पे जी जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिर मैं जी, कोरोना काल में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली। बुरा तो बहुत हुआ, लेकिन कहा जाता है ना कि हर अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखती है। तो उसमें मैंने कितने लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। तो कोई एक हमारे परिचित थे, तो एक क्या कई लोगों का मैंने देखा कि वो उस समय लोगों को, ज्यादातर लोगों ने ब्राह्मण या जो आते हैं सब काम के जो क्रियाक्रम कर्म हम लोग के यहाँ का जो हिंदू परंपरा है उसमें आते हैं, और भोजन भी भोज भी होता है उसमें। बड़ा मुझे चुभता है पर होता है। तो उस उन्होंने क्या किया ना कि पैकेट बनवा बनवा के, और बस्ती जो थी गरीबों को वहां जा करके बंटवा दिया। अनपके भोजन का, अनाज दाल चावल सब्जी। तो वो हमको लगता है कि ये चीज हम अ, हर मतलब डे टू डे इस चीज को इस्तेमाल करें, इसी भाव से अपने लाइफ को ले जाएं। तो अगर ऐसा में कुछ करना चाहते हैं तो यही करें। तो एक तरफ अन्न का सदुपयोग होगा और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब या बच्चे का बर्थडे है। जी जी सर, प्लीज बोला जाए। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इसमत इसमत जी कहाँ से ज्वाइन किए हैं? अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप अपना वीडियो ऑन करें, अपना माइक ऑन करें और स्क्रीन पर आवे। इसमत। विकास जी कहाँ से हैं? विकास जी अगर मन में कोई जिज्ञासा हो तो लेकर आवे। अब अभी जिज्ञासा साकेत नहीं है सहाय जी लोगों भी को, जुड़े मतलब हुए थे उससे। जी जी। अब जिज्ञासा नहीं है। आपका वक्तव्य इतना अच्छा हुआ कि अपने आप में सब लोगों को संतुष्ट हो गए। तो अब धन्यवाद सर, मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रीता पराशर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रीता पराशर जी डायरेक्टर हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर की, और सोशल वर्कर हैं। बहुत ही जी जी। आकर्षक और सोशल सर्विस पर्सनालिटी है उनका, और शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में से हमारे वो हैं। तो मैं जी मैडम रीता पराशर जी से निवेदन करता हूं कि अपना वीडियो ऑन करें, माइक ऑन करें। अगर हमें हमसे जुड़ी हुई हैं तो स्क्रीन पर आने की कृपा करें। मैडम रीता पराशर। मैडम संगीता जी अपना अपना वीडियो, अपना माइक ऑफ कर लें। मैडम संगीता जी अपना माइक ऑफ कर लें। थैंक यू। लगता है कि मैडम रीता पराशर हमारे कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाई हैं। तो निदेशक से मेरा निवेदन होगा कि वे उपस्थित लोगों में से किसी से आज की अध्यक्षता करवा लें। निदेशक महोदय प्रभात जी से निवेदन होगा कि तत्क्षण निर्णय लेकर अध्यक्षीय दायित्व के लिए किसी के निवेदन करें। डॉक्टर नूतन कुमारी मैडम से ही आग्रह करते हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ नूतन जी अपना एक अध्यक्षीय भाषण आप कर दीजिए 10 मिनट का। ओके सर। प्रणाम मैम, थैंक्स सर। आज का जो विषय है भोजन की बर्बादी और इसके कारण और इसका निदान, यह
यह विषय अपने आप में अनूठा है, क्योंकि इसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। सभी लोग अपने अपने विषय को लेकर के, जिनका जो जो विषय रहता है, जो अनुशासन रहता है, जो डिसिप्लिन रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी डिसिप्लिन और सब्जेक्ट दे विश टू प्रेजेंट देयर पेपर। लेकिन संगीता साहब मैम के लिए मैं मेरे मन में बहुत ही अच्छी भावना और मैं हृदय से उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने ऐसे विषय को चुना जिस विषय को लोग नजरअंदाज करते हैं। बल्कि ये सारे ये तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मान लीजिए आपके मन में रिसर्च करने की बात है, पढ़ने की बात है, तो 5 मिनट पढ़ सकते हैं, 10 मिनट पढ़ सकते हैं, 1 दिन पढ़ सकते हैं, 2 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भूख तो लगेगी ना। और भोजन का जो महत्व है वो पढ़ाई के महत्व से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आपको पढ़ने की शक्ति भी भोजन ही देता है। और अगर भोजन विषाक्त हो और अच्छा नहीं हो तो भी आपका पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो सकेगा। इसलिए भोजन पर ध्यान देना और अच्छे भोजन की उपलब्धि कराना और भोजन की बर्बादी ना हो, ये जैसे कि मैम ने बताया कि ये एक वैश्विक समस्या हो गई है कि भोजन की बर्बादी होती है और असंख्य लोग जो है वो बगैर भोजन के उनको सोना पड़ता है और कहीं कहीं जो है वो खाना पड़े रह जाता है और लोग जो है उसे खा नहीं सकते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा अगर अनाज जो है वो अगर गिर जाता है तो उसको शरण मिल जाता है, वो फिर से उग सकता है, लेकिन जो खाना होता है, बना हुआ खाना है, अगर वो वेस्ट हो गया तो उसके सिर्फ पिल्लू लगते हैं और वो मतलब कि बर्बाद हो जाता है और उससे महापाप लगता है। और हम लोग को ये भी बताया जाता था कि अगर प्लेट में एक भी अन्न का दाना छूट गया तो जॉब नहीं मिलता है, मतलब बच्चों को डराया जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए बचपन से ही, क्योंकि जो समाजीकरण होता है ना वो प्राथमिक अवस्था से ही की जाती है। अगर हम लोग उस समय बच्चों को ये बताते हैं कि आप भोजन का एक भी अन्न बर्बाद करते हैं तो ये जो है आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और तब बच्चा जो है वो सोचेगा कि नहीं मुझे गलती नहीं करनी है, सही कार्य करना है, तो वो भोजन उतना ही लेगा जितना कि वो खाएगा। और ये अच्छी आदत बचपन से ही पड़ सकती है, क्योंकि कहते हैं ना जैसा आप समाज चाहते हैं तो वैसी शिक्षा देते हैं। और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है आदमी के जीवनचर्या में और देश की उपलब्धि और देश की तरक्की में। तो अगर हम लोग अपने बच्चे को अपने ही घर में, जैसे कि मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि जितना लेना है आप उतना ही खाइए। और कभी कभी मैं बता देती हूँ कि मैं मेरे से भोजन जो है वेस्ट होता हुआ नहीं दिख जाता है, तो मेरे बच्चे को छोड़ देते हैं ना तो मुझे डस्टबिन में डालना अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरी बच्चे की गलती की मैं भरपाई कर रही हूँ। तो बच्चे नेक्स्ट टाइम से जो है ना वो सोचते हैं कि नहीं मम्मा मेरा जूठा खाएगी तो मैं जो है उतना ही लूँ जितना खाऊं। तो ये भावना जो सभी में डालनी चाहिए ताकि भोजन की बर्बादी नहीं हो और हमारा देश जो है वो बिल्कुल एक भी व्यक्ति, हमारा देश ही क्या हमारी जो, क्योंकि हम लोग जो है इस सिद्धांत को मानते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब हम लोग वसुधा को ही परिवार मानते हैं तो परिवार यानी कि वसुधा पूरी पृथ्वी का हर एक अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बार भुखमरी आती है, तो भुखमरी की समस्या कहीं भी नहीं है, विश्व के किसी भी अंग में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। और इसकी सभी की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे पास जो भी धन है, आय है, वो हमारा है, परंतु जो संसाधन है वो हमारा नहीं, वो पूरे जगत का है। तो इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी भोजन जो है वेस्ट नहीं हो, बल्कि हम इसमें सहयोग करें, सही जगह पर सही लोगों के पास पहुंचाएं अगर हमारे पास ज्यादा है तो। प्रणाम एंड थैंक्स। धन्यवाद मैडम। हम बहुत अच्छा नूतन जी ने अध्यक्षीय संबोधन का निर्वाह करके हमारे कार्यक्रम को समृद्ध किया और बचाया भी। धन्यवाद मैडम। और अब मैं मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए निदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मेमेंटो प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को शुरू करें। आज के इस मौजूद विषय भूखमरी, अन्न की बर्बादी और निदान पे काफी सुंदर वक्तव्य श्रीमती संगीता कुमारी सहाय जी का आया। आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हुए आपको हम मोमेंटो आपको समर्पित करता हूँ, स्मृति चिन्ह, कृपया इसको ग्रहण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैडम संगीता जी के पास पहुंचाया जाएगा। जी 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 सर। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर नूतन कुमारी
मैडम के प्रति हम आभार प्रकट करते हुए यह स्मृति चिन्ह आपको सादर समर्पित करता हूं। कृपया ग्रहण करने की कृपा प्रदान करें। इसे ये वर्चुअल ग्रहण है, एक्चुअल ग्रहण होगा जब आपके पास से पहुंचेगा। और अब मैं पहुंचने का कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज के कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक हैं, आज के कार्यक्रम के आयोजक अर्जुन गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूं कि आवे और धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी करें। अर्जुन गुप्ता जी, हाँ, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। सामाजिक संगठन पर्यटन के संस्थापक हम लोगों के मार्गदर्शक प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्होंने लगातार वेबिनार आयोजित कर हम लोग का लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर संगीता सहाय मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम लोग को दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैम का बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम लोग के लगातार मार्गदर्शन करने वाले SNP सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो लगातार पर्यटन संगठन के साथ रहते हम लोग को लगातार मार्गदर्शित और सदैव हम सभी के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। SNP सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, एवं आज के तमाम श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो लगातार हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।